अब आपके दिमाग में ना सबसे पहले रोज अपना टाइम टेबल बनाते होगे तो ये सोचते होगे कि हम पहले मॉक करें, पहले रिवीजन करें, हम एनालिसिस करें, हम करें क्या। और इन सब पैनिकनेस की वजह से ना तो आप नोट्स का रिवीजन कर पा रहे होगे, ना ही आप मॉक टेस्ट अच्छे से दे पा रहे हो, ना ही मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर पा रहे हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि घबराना बंद करो। सबसे पहली बात, पैनिक होना बंद करो, उससे कुछ फायदा या नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और इट इज जस्ट एन एग्जाम, और ये एग्जाम की तैयारी आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे तो ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अच्छा ही करोगे, आपने अच्छा तैयारी किया है। अब आप कह रहे हो कि नहीं हमने कुछ गलती किया था, तो गलती किया था तो हो गया ना। अब 5-6 दिनों में जो अपना बेस्ट दे सकते हो वो दो, एग्जाम दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब यहां से पैनिक होके जो 6 दिन है वो भी खराब करने से कुछ मिल तो नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करने से कुछ मिल तो नहीं जाएगा, ना से कुछ हाँ तो भला होगा। हाँ, तो अब आपको क्या करना है देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। साल भर आपने बहुत पढ़ा है, बहुत लेक्चर देखे, बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी बाद में एक्चुअल में जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है ना तो आपको लैंग्वेज पढ़ना होता है, आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना होता है। तो अभी से आने वाले 5-6 दिन तक आपको क्या करना है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले प्लीज 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 पैनिक होना बंद करो, ठीक है ना। पहले घबराना, पैनिक होना बंद करो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कोई भी वीडियो लेक्चर और रिवीजन लेक्चर कुछ भी देखना बंद करो। कोई भी तुमको लग रहा है कि ऑप्टिक्स का एक लेक्चर छूटा हुआ है तो उसको लेक्चर से देख रहे हो, या तुम कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है तो वहां का लेक्चर देखने लग रहे हो, वो बंद करो, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे समरी लेक्चर दिए हुए, 1-1 घंटे के भी लेक्चर दिए, वहां से रिवीजन बंद करो। उसका टाइम गया, जब मैं चीख चीख के चिल्ला रहा था 2 महीने से तो आपने नहीं किया, तो रहने दीजिए, अब कोई मतलब नहीं उन लेक्चर्स का। सबसे पहला काम है पैनिक करना बंद करिए। जो गलती हुई, सही हुआ, उसको छोड़ो। 6 दिन में आगे क्या कर सकते हो वो सोचो। पास्ट के बारे में एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, अगले 6 दिन में क्या कर सकते हैं वो आप समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले सबसे पहले नो पैनिक, नो पैनिक, कोई पैनिक नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करना पास्ट के बारे में। आपको सोचना है नेक्स्ट 6 डेज में क्या करना है, नेक्स्ट 6 डेज प्लान क्या है। तो नेक्स्ट 6 डेज प्लान आपका क्या है कि कोई भी चैप्टर अगर आपका छूटा हुआ है या कोई चैप्टर रिवीजन नहीं किया है तो आधे घंटे की भी लेक्चर आपको नहीं देखना। लेक्चर साल भर जितना देखना था आपने देख लिया, तो सर अब क्या करें, अब क्या करना है। अब ये करना है कि देखो, वैसे आपको नोट्स से रिवीजन जल्दी होगा और सारी चीज कवर होगा। नोट से रिवीजन फास्ट होगा एंड सब कुछ कवर होगा, सब कुछ कवर होगा। अब कोई वीडियो लेक्चर देखने जाओगे उसमें ऐसी चीज भी पहले एक्सप्लेन करेंगे जो आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पे प्रॉब्लम यह है कि कोई भी एक चीज जो सबके लिए कॉमन हो जरूरी नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। कुछ भी याद नहीं आ रहा, याद बेटा ऐसे बैठ के सोचोगे ना तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठोगे, पेपर लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो नोट से रिवीजन करना है, फॉर्मूला, फॉर्मूला ओनली, नॉट क्वेश्चन, फॉर्मूला ओनली, सिर्फ फॉर्मूला, नॉट क्वेश्चन। कैसे रिवीजन करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूं तो वेव ऑप्टिक्स में आपको ये पढ़ना है कि वेव फ्रंट क्या होता है, बस। उसके बाद वेव फ्रंट और रे में क्या रिलेशन होता है, बस। उसके बाद इंटरफ्रेंस पढ़ाया है, तो इंटरफ्रेंस में मैक्सिमा और मिनिमा के रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद यंग डबल स्लिट, YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, वो होता है शायद डी साइन थीटा, और एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा को टैन लिख सकते हैं, डी टैन थीटा, एंड डी टैन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस, मतलब डी वाई बाई कैपिटल डी, दैट इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से हो जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये है पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, यही तो है पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज देखोगे तो 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2d होगा, जहां पे n -1 रख दो जहां पे n की वैल्यू 1 से शुरू करोगे, n की वैल्यू किससे शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे। फ्रिंज विड्थ हो जाता है तुम्हारा लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाता है लेमडा बाई डी। किसी मीडियम में डाल देते हो तो म्यू से डिवाइड कर देते हो। तो ये आपको नोट से फॉर्मूला रिवाइज करना है, ठीक है, नोट से फॉर्मूला रिवाइज करना है, ठीक है सर। तो ये बस एक मेथड बताया है कि आपको क्या करना है। फॉर्मूला पूरा आप कम समय में रिवाइज तभी कर सकते हैं जब आप नोट्स लेके बैठेंगे, ठीक है सर। लेकिन सर कुछ चैप्टर ही छूटा हुआ है, कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है तो उस चैप्टर के उसको पढ़ने से अब नहीं होगा।
जब छूट ही गया, पूरे साल भर में आप नहीं कर पाए तो आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। कोई भी चैप्टर अगर छूटा हुआ तो उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर्मूला पर चैप्टर देख लो, पर चैप्टर देख लो, ठीक है सर। उसके बाद आप मॉक दो, चाहे नंबर आए या ना आए। मॉक देना है मतलब टेस्ट देना है, मॉक पेपर मतलब टेस्ट देना है। पर डे एक मई तक एक टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, क्योंकि फाइनली एग्जाम में भी बैठ के आपको टेस्ट ही देना है, चाहे नंबर कितने भी आए, घबराना नहीं है, ठीक है ना। उससे सीखना है, उससे एनालाइज करना है, उसको समझ के आगे बढ़ना है। उसके बाद 110 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बहुत सोच के लिखे हैं, जिससे 35 प्लस क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा, गारंटी आएगा। सब कुछ नॉर्मल तरीके से पास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाया गया तो पक्का आएगा, ठीक है। तो इसका मैं सिर्फ टॉपिक लिख के आपको नहीं दे रहा, जैसा कि मैंने बात किया था 30-40 टॉपिक मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिए थे। तो इसका मैं फॉर्मूला एंड टोटल लगभग 600 से 700 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, 600 टू 700 क्वेश्चन विथ की वो आपको लगाना है। कोई नहीं हो रहा सॉल्व, नहीं क्लिक कर रहा, उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, परेशान नहीं होना। वो मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता चल जाए। ये नोट से भी रिवाइज कर सकते हो मार्क करके, नोट्स के साथ साथ मैंने भी उस सीट में फॉर्मूला लिख दिया है और उसके क्वेश्चन डाल दिए। अब इसमें से ना मस्ट नहीं है कि सारे फॉर्मूले सॉल्व होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो सॉरी, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये जरूरी है ही नहीं। इसमें अगर आपसे उससे सीखना है, उससे एनालाइज करना है, उसको समझ के आगे बढ़ना है। उसके बाद 110 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बहुत सोच के लिखे हैं, जिससे 35 प्लस क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा, गारंटी आएगा। सब कुछ नॉर्मल तरीके से पास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाया गया तो पक्का आएगा, ठीक है। तो इसका मैं सिर्फ टॉपिक लिख के आपको नहीं दे रहा, जैसा कि मैंने बात किया था 30-40 टॉपिक मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिए थे। तो इसका मैं फॉर्मूला एंड टोटल लगभग 600 से 700 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, 600 टू 700 क्वेश्चन विथ की वो आपको लगाना है। कोई नहीं हो रहा सॉल्व, नहीं क्लिक कर रहा, उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, परेशान नहीं होना। वो मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता चल जाए। ये नोट से भी रिवाइज कर सकते हो मार्क करके, नोट्स के साथ साथ मैंने भी उस सीट में फॉर्मूला लिख दिया है और उसके क्वेश्चन डाल दिए। अब इसमें से ना मस्ट नहीं है कि सारे फॉर्मूले सॉल्व होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो सॉरी, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये जरूरी है ही नहीं। इसमें अगर आपसे 70% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मोर देन इनफ है। 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बनाए, ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनाए। तो उसमें से 60-70% सॉल्व हो जाए चलेगा, उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है या क्लिक नहीं कर रहा, आप छोड़ सकते हो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं, ये जेन्युइनली टफ है क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन देने का कोई लॉजिक नहीं था, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देने का कोई लॉजिक नहीं, उससे आप सीखते नहीं। तो आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो, थोड़ा सा घुमाए, इसके लिए दिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो प्लीज इसको समझिए, और जो 70% से ज्यादा सॉल्व कर पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है फिर, ठीक है। 70% से ज्यादा सॉल्व कर पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ ये 110 टॉपिक ही रिवाइज करने हैं, आपको रिवाइज पूरा करना है, कंप्लीट रिवाइज करना है, ठीक है, नोट से कंप्लीट रिवाइज करना है। लेकिन ये 110 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, पावर वाला केस, और इसी तरीके से ये सारे
मैंने लिख दिए हैं। 2-3 टॉपिक गलती से मेरे से रिपीट हो गया बेटा, वो कई बार लिखते हैं तो हो जाता है, 2 बार याद आ गया तो उसको लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये सारे तो टॉपिक हो गए। अब इस टॉपिक में ये इंश्योर करना है कि सर ये तो पूरा ही सिलेबस हो गया लगभग लगभग, नहीं, बहुत एक्स्ट्रा चीजें और पढ़ी है, लेकिन हाँ ये 60-70% सिलेबस हो गया। अगर आप इतना कर लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अब इतना करने का तरीका क्या है? इतना करने का तरीका यह है कि इन सारे टॉपिक का बेस्ट फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक फॉर्मूला सीट में मैं ही लिख के दे दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, कुछ नहीं, लगभग 600-700 क्वेश्चंस मैंने इस पे बनाए, 600-700 क्वेश्चंस मैंने इस पे बनाए टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले लिखा है टॉपिक, सबसे लिखा है टॉपिक, उसके बाद लिखा है मैंने उस टॉपिक का फॉर्मूला, उसके बाद लिखा है उस टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो 70-80 टॉपिक का लिस्ट आज आपको सामने मिल जाएगा, ठीक है। 70-80 टॉपिक रेडी है, लगभग 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन विथ टॉपिक टैगिंग, विथ फॉर्मूला, विथ क्वेश्चंस एंड उसके आंसर की, उसके 60-70% क्वेश्चन आपसे हो जाए, आपका काम हो जाए, ठीक है। तो पहले ये सारी चीजें आप रिवाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ भी मैं अपलोड करा देता हूँ एक बार, आपको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया मैंने। इस टॉपिक के सबसे पहले फॉर्मूला होंगे, फॉर्मूला के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस का आंसर किया होगा। 60-70% क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप करिए जितना आप कर पाएंगे, 60% क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला मैंने लिखा है, आपको लगे कि सर ये तो और डिटेल है तो नोट्स साथ में लेके बैठिएगा, नोट्स में से भी मिला के रिविजन कर लीजिएगा। तो इंश्योर कर लीजिए कि ये जितने भी टॉपिक है इसको तो आप रिवीजन कर ही लीजिए, बाकी अब फुल सिलेबस अपने आप तरीके से रिवाइज करते रहिए। मैंने ये इसलिए दे दिया है कि इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये वो टॉपिक है जिसमें पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, तो इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, बस इसलिए दे दिया है। जैसे क्वालिटी फैक्टर, सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन, ये छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। बाकी आप पूरा ही रिवीजन करते रहिए, अच्छे से रिवाइज करिए, और सोचने में समय मत खराब करिए। मेरी बात सुनिए ध्यान से, जितना आप सोचेंगे ना, जितना आप सोचेंगे, जितना ओवरथिंक करेंगे, उतना आप पैनिक होंगे, चीजें खराब होंगी। तो सोचना नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है, पीछे की चीजों को नहीं सोचना। आगे 5-6 दिन में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, घबराइए मत। मैं बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, तो मैं यही देख रहा हूं कि आप, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि आप फालतू का ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दूसरे लोगों की बातें सुन रहे हैं, और आप प्लान बना रहे हैं लेकिन डर की वजह से उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ना तो आप रिवीजन कर रहे हैं, ना तो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ना ही अच्छे से आप टेस्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा, और आप सिर्फ सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। कुछ ना करने से बढ़िया है कि आप ये सोचिए कि हमें 6 दिन में और क्या करना है, ठीक है। तो वैसे तो आपको जो टॉपिक मैंने दे दिए वो टॉपिक नोट से मार्क कर करके सारे रिवाइज कर रहे हैं, है ना, उसी टॉपिक के अराउंड चीजें करनी है। अब पूरे साल भर में जो पढ़ा है उसको 4 दिन में आप कवर करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ कवर करना थोड़ा टफ होगा। तो रिवाइज तो मोटा मोटा सब करना है, लेकिन ये 110 टॉपिक आप पहले कर लीजिए प्रायोरिटी पे, समझ रहे, प्रायोरिटी वाइज करना है। प्रायोरिटी वाइज क्या करना है, तो देखो, अब मोशन अंडर ग्रेविटी में ही मैंने 50 केस करा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाला केस पहले करिए कि जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं वो वाला केस, हाइट से फेंकने वाला केस, और ग्राउंड टू ग्राउंड का बेसिक चीज पहले कर लीजिए, गैलीलियो रेशियो वाली चीज पहले कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूं। जैसे अब YDSC में भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारे केस कराए हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि पोजीशन ऑफ राइट फ्रिंज का केस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज का केस, पार्ट डिफरेंस का केस, और मीडियम चेंज करने पे इफेक्ट क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इसको पहले कर लीजिए, ठीक है। ये तो मस्ट है, इसी के पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये टॉपिक मस्ट है, उसके बाद बाकी चीजें आप कर लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि वो हो जाएगा, ऐसा लग रहा है ये हो जाएगा, तो लगने को तो कुछ भी लग सकता है, इससे क्या रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे खराब होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हुआ उसको अपने दिमाग में नहीं लाने देना है, अपना 5-6 दिन बेच दो, उसके बाद जो होगा देखा जाए, ठीक है ना, उसके बाद जो होगा देखा जाए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? बार बार ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, मैं समझ सकता हूं, एज अ ह्यूमन हमें ये डर लगता है, हमें ये दिक्कत होती है, लेकिन ये डर और दिक्कत की वजह से आप ओवर थिंक करके कुछ करोगे नहीं, तो फिर तो छोड़ दो, फिर तो टेस्ट ही मत दो, नीट दो ही मत, क्या फायदा देने का, फिर साल भर की पढ़ाई बर्बाद ही करनी है तो क्या फायदा। ये तो वही बात हो गई ना, नीट ना देना, और नीट के पहले
झूठ मूठ का ओवर थिंक करके समय खराब करना दोनों बराबर है। अगर आपको रोज रोज ऐसे ही ओवर थिंक करके ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है डर लग रहा है 50 तरह की बातें लग रही ये सब करके आपको टाइम ही खराब करना है तो इससे अच्छा नीट दो ही मत। क्या करना, साल भर का मेहनत खराब होगा। अब चाहते हैं कि साल भर का मेहनत खराब ना हो, आपका ये 5-6 दिन बेस्ट जाए, तो सिर्फ 5-6 दिन के बारे में सोचिए कि इसको हमको बेस्ट कैसे बनाना है, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। मेरी बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप अपने माइंडसेट को ऐसे सोचिए कि अगले 5-6 दिन को हमको बेस्ट कैसे बनाना है, पीछे क्या हुआ, हमको आगे क्या लग रहा है, छोड़ दीजिए। आप अपने 5-6 दिन को बेस्ट कैसे बना सकते हैं वो सोचिए, और जितना सोचिए उतना करिए। समझ रहे हैं? प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एज अ ह्यूमन, तुम्हारी जगह पे दुनिया का कोई भी इंसान होता, मैं तो छोड़ो, मेरे तुम्हारी जगह पे दुनिया का कोई भी इंसान होता उसको डर लगता। तो अभी डरने का समय नहीं है। दिमाग में ये सोचिए पीछे जो हो गया ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी जो 5-6 दिन है उसमें हमको बेस्ट क्या करना है। अभी 5-6 दिन में बेस्ट पॉसिबल ये है कि हमको नोट्स खोलना है, उससे चीजें मेरे अकॉर्डिंग, मेरी जो गलती हो रही है उसको रिवाइज करना है, मेरा जो चैप्टर वीक है उसको रिवाइज करना है, जो चैप्टर छूट गया उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने हैं। और सर ने 110 टॉपिक दिए हैं, उस 110 टॉपिक को प्रायोरिटी बेस पे करना है, उसके सारे फॉर्मूले उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर दे रहे हैं वो करना है। उसमें से 50-60-70% क्वेश्चन हो जाए बहुत बड़ी बात है, सर ने ऐसा बोला है क्योंकि सर ने टफ क्वेश्चन बनाए हैं, तो उससे डेविएट नहीं होना। अब मुझे बड़ा डर लगता है इन चीजों से कि इजी बना लो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा सारा हो जाएगा कॉन्फिडेंस देने के लिए। अब टफ बनाओ तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ 60% क्वेश्चन ही आपसे होंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं होंगे, बाहर में जाए कोई बात नहीं। तुम्हारा मेन गोल है कि सारे टॉपिक का फॉर्मूला रिवाइज करना, उन सारे टॉपिक पे कमांड बनाना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 8 दिए हैं 10 दिए हैं उसमें से 4-5 करना। अच्छा नहीं होगा इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनाए मैंने। ठीक है, ठीक है, तो होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात। ठीक है।